हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू किया है वन शॉट वीडियो का। पहले आपको वन शॉट वीडियो जाता है, फिर उसके बाद वन शॉट के बाद उसी चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिल जाता है। तो उसी सिलसिले को हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। और ये रीस्टार्ट फिर हम लोग करते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 हो चुका है, उसके बाद चैप्टर 2 की बारी है। चैप्टर 2 हम लोग करते हैं अभी। फिर इसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। अभी तक आपको क्या क्या मिल चुका है? अभी तक आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर का मिल चुका है एमसीक्यू विथ आपको वन शॉट। हिस्ट्री का पहला 2 चैप्टर एमसीक्यू विथ शॉर्ट आपको मिल चुका है वन शॉट, प्लस आपको पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर का मिल चुका है एमसीक्यू विथ वन शॉट। उसी सिलसिले को जारी करते हुए आप सबों का स्वागत करते हैं आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उन बच्चों तक ये पहुंचाने की ज़रूरत है जिन्होंने कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, उनको ये ज़रूर शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ अच्छी बातें लग रही हो तो आप ज़रूर लिखिए। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप बेझिझक हमारे आर्ट्स पाठशाला के मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात, जो वीडियो अभी आपको मिल रहा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डेली अपडेट हो जाएगा। अभी तक जितना भी है उस सब का अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसको आप नाम जानते होंगे वन पार्टी डोमिनेंस। ये आपको बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उससे लिया गया। वन शॉट में हम लोग देखेंगे, 15 से 20 मिनट में चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, आर्ट्स पाठशाला एजुकेशन विथ ऑनेस्टी आपके लिए विथ लगा हुआ है और लगा ही रहेगा आपके साथ। इसके अलावा जिन बच्चों ने 10th की पढ़ाई में थोड़ा सा 12th की पढ़ाई में थोड़ा सा कसर कर दिया है, जिन्हें अभी एक बार फिर से ब्रशअप की ज़रूरत है, उस कसर को पूरा करने के टाइम को हम लोग देखते हुए आपके लिए एक लॉन्च किए प्रोग्राम जिसका नाम है क्रैश कोर्स। आपको जल्द ही ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा आपके चैनल पे। आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये अवेलेबल होगा। कमिंग सून है, दुर्गा पूजा के बाद आपको मिल जाएगा। हाँ, साथ ही साथ जिन्होंने बच्चे सीयूटी की तैयारी के लिए अपना मन बनाया है, फाउंडेशन टारगेट बैच, उनके लिए भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। जुड़िए हमारे आर्ट्स पाठशाला संस्था के साथ। आपको सीयूटी की एक बेहतर तैयारी की गारंटी हम देते हैं। और जिन बच्चों ने सीयूटी की तैयारी का एक बेहतर प्लान बनाया है वो हमारे इस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत की राजनीति। फिर उसके बाद चैप्टर का नाम वन शॉट। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट के बाद सेकंड, स्टार्ट आपका पॉइंट। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला सम बेसिक पॉइंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपको कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था, बच्चे सीधा कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत कब अपनाया गया था, आप सीधा मार देगा 26 जनवरी 1950। नहीं, अपनाया गया था। जबकि इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। कंफ्यूजन क्लियर? एडप्ट करना 26 नवंबर 1950 और उसको एक्ट में लाना, फोर्स में लाना, ये हुआ कब? 26 जनवरी 1950। ये 49 में था, सॉरी 26 नवंबर 1949, और इसको करिएगा आप 26 जनवरी 1950। सॉरी। इसके अलावा चलते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड में। भारत का चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। सब सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा हुआ, सीधा सीधा सवाल। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त, यानी सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ही वाज आल्सो बीन द चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर फॉर द नेपाल एंड सूडान। इसके अलावा वो नेपाल और सूडान के मुख्य आयुक्त भी बने हैं। याद रखिएगा, नेपाल के भी और साथ ही साथ आपके सूडान के भी ये बन चुके हैं। अगले स्लाइड की तरफ चलिए। अगला स्लाइड कहता है कि आपको पता होगा उस समय की सबसे बड़ी पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई, याद रखिएगा। और उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सबसे भरोसेमंद, सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आईएनसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, शुरुआती दौर में इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से क्या कराना? आज़ाद कराना। बाद में यही राजनीतिक पार्टी बन गई। यानी ये पार्टी जो बनी थी शुरुआती दौर में, इसका एक पर्पस था भारत को आज़ाद करवाना।
भारत को ब्रिटिश के गुलाम से, ब्रिटिश की चंगुल से आज़ाद कराना, इसका मेन पर्पस था। फिर धीरे धीरे लोगों का भरोसा बना, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, लोगों को लगा कि इसकी पार्टी की सरकार बनाई जाए। धीरे धीरे इसको भारत के राजनीति के रूप में इसे एक पार्टी बनाया गया और देखा गया। इसके अलावा पहले अगर हम आम चुनाव का बात करें, पहले 3 आम चुनाव में हम देखें 1952 से 1967 तक भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का दबदबा बना रहा। पहला चुनाव हुआ 1952, दूसरा चुनाव हुआ 1956, तीसरा चुनाव हुआ 1957, तीसरा चुनाव 1962। इन 3 चुनावों में आप गौर करेंगे तो तीनों बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन करके आते हैं। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन के आते। 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। लेकिन इस तीनों में अगर आप गौर करेंगे, इसका आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे मैप के माध्यम से, बिल्कुल दबदबा बना रहा कांग्रेस का। रजनी कोठारी ने कांग्रेस पार्टी के दबदबे को कांग्रेस का सिस्टम भी कहा था। यानी कि रजनी कोठारी राजनीति, आपसे पूछा हुआ रजनी कोठारी कौन था, गौर कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड वाले सवाल गौर करिएगा। रजनी कोठारी कौन थे? एक राजनीतिक मतलब लीडर थी, राजनीतिक मतलब यूं समझिए कि बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले, राजनीति में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ के तौर पे ये काम करती थी। उन्होंने एक सिस्टम का नाम दिया कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम मतलब 1952 से लेकर के 67 तक का जो अकेले का प्रभुत्व रहा कांग्रेस का, उसको उन्होंने नाम दिया कांग्रेस सिस्टम। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सेज दैट कांग्रेस इज द इंडिया, इंडिया इज द कांग्रेस। उन्होंने एक नारा भी दिया था, एक स्लोगन भी किया था, कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, लोगों के विश्वास का सबसे बड़ा पार्टी था। फर्स्ट इलेक्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला इलेक्शन कब हुआ? 1951 से 52। आपसे पूछा जाए फर्स्ट चुनाव 1952 भी आप कहिएगा। भारत का पहला चुनाव कब हुआ? 1952 में। INC वन 364 सीट। याद रखिए, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी ने 489 सीट में पहली बार चुनाव हुआ था। 489 सीट का चुनाव हुआ, उसमें से 364 सीट कांग्रेस लाई एंड CPI केम नेक्स्ट। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बनी वो CPI 16 सीट के साथ आई, और 14 जो है वह नेशनल पार्टी वेयर कॉन्टेस्ट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और उस पहली बार जो है 14 नेशनल पार्टी जो है वह चुनाव लड़ी थी। 14 नेशनल पार्टी उस समय चुनाव लड़ी थी। पहला आम चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट? 364 सीट। कितने सीटों पे चुनाव हुआ? 489 सीटों पे चुनाव हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? वो कांग्रेस बनी, CPI बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कितने पार्टी चुनाव लड़ी थी? तो 14 पार्टी चुनाव लड़ी थी। दूसरा आम चुनाव 1952 के बाद 1957। दूसरा आम चुनाव 1957, कांग्रेस 494 सीट, 89 के बाद 94 सीट, 371 सीट लाया। दूसरा आम चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट? 371 सीट आया। उसके बाद CPI को कितनी सीट? 27 सीट। पहला वाले में 16, दूसरे वाले में 27 के साथ दूसरे स्थान पर रही। तीसरा आम चुनाव कब हुआ? 1962 में हुआ। तीसरा आम चुनाव कब हुआ? 1962 में हुआ। कांग्रेस को 494 में कितने सीट? 361 सीट। तो पहला चुनाव 364, दूसरा चुनाव 371, तीसरा चुनाव 361। ये कुछ सिलसिला रहा कांग्रेस का। CPI का बात करेंगे, पहले चुनाव में 16 सीट, दूसरे चुनाव में 27 सीट, तीसरे चुनाव में 29 सीट। ठीक है। अगर हम CPI का बात करें तो CPI का पहला इलेक्शन में 16 सीट, दूसरा में 27 सीट और तीसरा में 29 सीट। इस तरीके से ये दो पार्टी उस समय मतलब दिख रहा था, ऐसे पार्टी बहुत सारी थी, लेकिन सीट के मामले में बात करेंगे तो ये दो बड़ी पार्टी थी जो उस समय सीट को शेयर कर रही थी, CPI और कांग्रेस। आपको ये मैप क्या दिख पा रहा होगा? 1952 से 67 का चुनाव। आप मैप को अगर गौर से देख पाइएगा, ये पहले आम चुनाव की कुछ तस्वीरें, आप अगर इसको गौर करके देख पा रहे होंगे तो लगभग ये आपको 1952 से लेकर के 67 का चुनाव है। अगर ऊपर पे थोड़ा जम्मू कश्मीर को अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर स्वतंत्र चूंकि अलग से एक पता ही होगा कि आपको उसको अलग से एक 370 का आर्टिकल मिला हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर अलग चुनाव का तरीका था। लेकिन अगर आप बाकी राज्यों को गौर से देख पाएंगे, इधर थोड़ा अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड में भी अगर आप छोड़ दें तो, क्योंकि उसमें असम हुआ करता था, राजनीति का थोड़ा ज्यादा दबदबा वहां पर नहीं था। नॉर्मल अगर मुख्य भारत में आप देखिएगा तो एकमात्र केरल को अगर आप हटा दीजिए, सिर्फ केरल को आप हटा दीजिए, तो लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का दबदबा बना हुआ था। देश में नेशनल लेवल पे भी किसकी सरकार? हमेशा कांग्रेस की सरकार रही। इसलिए चैप्टर का नाम है एक दल का प्रभुत्व, यानी कि एक पार्टी का डोमिनेंस रहा। पहला चुनाव 489 सीट, दूसरा चुनाव 494 सीट, तीसरा चुनाव 494 सीट। इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 364, कांग्रेस 371 और कांग्रेस 361 सीट के साथ आगे रहा। अब आते हैं राज्य स्तर पे कांग्रेस का दबदबा का बात कर लें तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने पहली बार अपनी डोमिनेंस कब खोई? पहली बार उसने अपनी डोमिनेंस खोई 1957 में। कांग्रेस लॉस्ट द डोमिनेंस ऑफ द फर्स्ट टाइम इन केरला 1957। 1957 के चुनाव में पहला बार अपने डोमिनेंस उसने खोया।
1957 के चुनाव में सीपीआई गवर्नमेंट में पहली बार, भारत में नहीं दुनिया में पहली बार सीपीआई की कहीं सरकार बनी थी तो वो केरला में बनी थी। ईएमएस नमूरीपाद जो है वो वहां के सीएम बने थे, वो वहां के सीएम बने थे। कब? 1957 में। लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाए, ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाए। सीपीआई याद रखिएगा, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पहली बार सरकार केरला में बनी थी। ना सिर्फ केरला में बल्कि भारत में पहली बार सीपीआई की सरकार बनने वाली ये दुनिया की पहली ऐसी पार्टी थी जिसने केरला में अपना सरकार बनाई। इसके बाद देखिए जरा गौर करिए क्या लिखा है, शब्दों को गौर करिए। यह दुनिया में पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। कई जगहों पर कम्युनिस्ट अपना सरकार का दबदबा जरूर बना के रखा हुआ, लेकिन जनता ने पहली बार इसको कब चुना? 1957 के चुनाव में। कहां चुना? केरला में चुना। किनको बनाया गया सीएम? ईएमएस नमूरीपाद को। 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन 9 स्टेट। 67 का जो चुनाव हुआ जिसमें कई कहा जाता है कि एक्स फैक्टर रहे कांग्रेस के लिए, जहां पर कांग्रेस चुनाव को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ गया। इसका मुख्य कारण आप देखेंगे, अगर आप इसको गौर करके समझेंगे तो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि नेहरू जी का मृत्यु होना, 65 की लड़ाई होना, 62 का लड़ाई होना और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकसेट कर दिया, यानी पूरी तरीके से बैकफुट पे ला दिया। जिस वजह से 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जितना भरोसा मिलना चाहिए जनता की तरफ से उतना भरोसा नहीं मिल पाया। जनता के जो सबसे लाड़े प्यारे दुलारे उस समय के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका मृत्यु हो जाता है, जिसकी वजह से जनता का थोड़ा कांग्रेस पर से भरोसा उठ जाता है। कुछ राज्यों में उनकी सरकारें गिर जाती है। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और हरियाणा और पंजाब। आप गौर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 राज्यों में सोचिए इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। केरला में सीपीआई सरकार बना लेती है और तमिलनाडु में डीएमके का फॉर्म गवर्नमेंट बना लेता है। 1967 में कांग्रेस गॉट मेजोरिटी। लोकसभा के चुनाव 516 सीट पे हुए थे, हालांकि 523 सीट भी कहीं मिलेगा आपको। तो उस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ आया था 283 सीट। सोचिए थोड़ा सा, जिस पार्टी को 361 371 364 सीट आया करता था वो पार्टी सिमट करके बताए कितने 283 पर, यानी मेजोरिटी लाने के लगभग लगभग दहलीज पर ही खड़ा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बम फोड़ दिया, नहीं, इस स्थिति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रहा था। 1967 का चुनाव है ये। अगली तरफ चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है जरा गौर कर लीजिए। कांग्रेस, सॉरी, हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे 516 में से 283 सीट लाई। अगले पॉइंट पे चले हम। अगले पॉइंट में कांग्रेस, आखिर क्या कारण था कि कांग्रेस का दबदबा बना हुआ था? कांग्रेस का अगर दबदबा बना हुआ था, कांग्रेस अगर डोमिनेंस कर रहा था तो कुछ तो भैया कारण रहा होगा ना, कुछ तो प्रभुत्व का कारण रहा होगा। तो देखते प्रभुत्व का कारण क्या रहा। The inclusive character of this national movement led by the Congress enabled to attract different section, group and interest making to the broad based of the social ideological coalition। यानी कांग्रेस का नेतृत्व जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन में, जब हम ब्रिटिश से लड़ रहे थे, जब हम ब्रिटिश को भगाने के प्रयास कर रहे थे, उसमें सबसे सक्रिय, सबसे एक्टिव, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली पार्टी कौन थी? वो कांग्रेस थी। और उसमें एक जैसे चरित्र वाले लोग नहीं थे, समावेशी चरित्र के लोग थे। समावेशी चरित्र का मतलब सारे लोगों का एक ग्रुप था। उसमें अगर आएंगे तो विभिन्न वर्गों के लोग थे, विभिन्न समूहों के लोग थे, विभिन्न हितों के लोग थे, सबों का एक आकर्षण था, सबों ने भरोसा जताया था। कांग्रेस के डोमिनेंस का कारण, यानी 1952 से 1967 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण क्या रहा कि उस पार्टी में अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग हित के लोग, अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग समाज के लोग, सब एक साथ उसमें दिखता था। यानी एक पार्टी के अंदर आपको इतने चेहरे दिखते थे। तो भारत की जनता का सबसे भरोसा वाला पार्टी अगर कोई था उस समय तो वो कांग्रेस था, और यही वजह था कि कांग्रेस ने डोमिनेंस कर रखा था। और ये एक वैचारिक गठबंधन था, याद रखिएगा, एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन था, विचारों का गठबंधन था, सामाजिक गठबंधन था। समाज अगर अपने आप को देखता था किसी पार्टी में तो वो कांग्रेस में दिखता था। इस वजह से कांग्रेस 1952 से 67 के चुनाव में अपने आप को दबदबा बना के रखा था। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण, अब उस स्वतंत्रता संग्राम में जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो उस समय चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें लोगों ने लड़ते हुए देखा था, मरते हुए देखा था, ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए देखा था। वो व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होगा तो क्यों नहीं लोग उन पे भरोसा करेगा। यही वजह कि कांग्रेस का दबदबा बना रहा। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर का कारण क्या? दो कारण। पहला कारण क्या बताइएगा कि कांग्रेस में कोई एक पार्टी, कोई एक ग्रुप, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं थे। ये विभिन्न वर्गों, विभिन्न हितों, विभिन्न समूहों का एक वैचारिक और सामाजिक गठबंधन था।
अलायंस था। अलायंस क्या था? ये आइडियोलॉजिकल और सोशल अलायंस था। और दूसरा कारण आपको बच्चे क्या बताना है? दूसरा कारण बताना है कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा चलिए एबिलिटी ऑफ, अगर हम आप अगले पॉइंट पे आपसे बात करें तो द एबिलिटी ऑफ कांग्रेस इज अकोमोडेट टू ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेशन फॉर द पीपल। ये सारे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने लायक ये पार्टी थी। यानी कांग्रेस जनता के सभी हितों और आकांक्षाओं को समायोजित करके अपनी क्षमता को बना के रखती थी, यानी जनता के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती थी। आज जैसी पार्टी नहीं। आज जो पार्टी हमारे यहाँ काम करती है वो अपने इंटरेस्ट का काम करती है, अपने हित का काम करती है, अपने भलाई का काम करती है। कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस, हम अभी के कांग्रेस का बात नहीं करेंगे, आज की पार्टी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस समय के कांग्रेस का बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसका बात करेंगे। उस समय की कांग्रेस की राजनीति और आज की कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, आज की जो राजनीति चल रही है, जिस भी पार्टी की चुनाव चल रही है, उसमें आप देखेंगे वो अपने इंटरेस्ट का ज़्यादा बात करेगा, आपकी प्रायोरिटी को पीछे रखा जाएगा। आज यही वजह है कि भागलपुर जैसे जिले में, बिहार के अन्य जिले में आज देखिए बाढ़ का खतरा, बाढ़ का प्रकोप इतना भयानक बना हुआ है, जैसे आप इस दिल से अगर आप गवाही मांगेंगे तो वो रो देगा गवाही देने में। इतना जर्जर मंजर बना हुआ है, इतना खतरनाक मंजर बना हुआ है, इतनी दुर्दशा बनी हुई है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होगी, नहीं होगी। जाति, धर्म, समाज अगर बंट गया है ना, तो याद रखिएगा राजनीति वाले सिर्फ अपने रोटी सेकेंगे और हम सब उस रोटी के लिए लाले पड़े रहेंगे, उस रोटी के लिए मरे पड़ेंगे। आज यही हो रही है। उस कांग्रेस का बात करिए जो कांग्रेस पीपल के लिए काम करता था, उस कांग्रेस का बात करिए जो लोगों के, जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता था। एएनसी एक, चूंकि आपको पता होगा, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि 1885 की पार्टी है, वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी थी, इट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्राउंड लेवल, और ये ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका था। एंड द पर्सनालिटी ऑफ द सच लीडर कांग्रेस पार्टी, और जो पर्सनालिटी थी कांग्रेस के लीडर का, वो लोगों का एक चेहरा बना हुआ था। यही वजह था कि कांग्रेस डोमिनेट कर पा रहा था। बताइए जरा बच्चों, क्या आपको ये सवाल अगर दिया जाए कि कांग्रेस क्यों प्रभुत्व कर रहा था, कांग्रेस के डोमिनेंस का क्या कारण था, क्या आप आसानी से आंसर दे सकते हैं? आप उतने लायक जरूर बन गए जहां पर आप आंसर दे सकते हैं। भारत की पार्टी प्रणाली की विशेषता का बात करिएगा, भारत में एक पार्टी नहीं है, भारत में बहुदलीय पार्टी सिस्टम है, कास्ट और कॉम्युनल बेस्ड भी पार्टी है, साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन भी है, मतलब विचारों का मतभेद भी है। एक ही विचार पे सारी पार्टी काम कर रही है, तो थोड़ा हमको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाता है किसको चुने किसको ना चुने। यानी बहुदलीय व्यवस्था है, जाति और संप्रदाय आधारित पार्टी है, साथ ही साथ वैचारिक भ्रम भी है, जिसकी वजह से हम लोग, साथ ही साथ पार्टियों का संगठनात्मक स्थिरता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई पार्टी इस तरीके से काम नहीं कर पा रही जितना बेहतर होना चाहिए। डिफेक्शंस है, दल बदल बहुत ज़्यादा होते रहता है। फ्रेगमेंटेशन ऑपोजिशंस है, पर्सनालिटी कल्ट है, एक व्यक्तियों का आप ज़्यादा दबदबा देखेंगे, एक व्यक्तियों की पूजा आप ज़्यादा देखेंगे, एक व्यक्तियों के विचारों का सिर्फ आप पूजा देखेंगे। ये कहीं ना कहीं भारत के राजनीति, आप खराबी कहिए, जो कहना चाहिए आप, दल बदल है, खंडित विरोध है, व्यक्ति पंथ की तरफ राजनीति हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, व्यक्ति की पूजा ज़्यादा करते हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अगर अदर मेजर पार्टी का उस समय की बात करें, कांग्रेस के अदर मेजर पार्टी की बात करें, तो उस समय कुछ अदर मेजर पार्टी हुआ करती थी। आप गौर करिए, उस अदर मेजर पार्टी के सबसे पहला सोशलिस्ट पार्टी, एक बार आपको नाम हम दिखा देते हैं। सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में एम मतलब मार्क्सवादी, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी एमएल जिसको कहते हैं, फिर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जिसको आप आज बीजेपी के नाम से जानते हैं, उसी का पार्टी ये बना हुआ है। साथ ही साथ आप चलेंगे तो स्वतंत्रता पार्टी, फिर स्वतंत्रता पार्टी के अलावा हमारे देश में कुछ इस तरीके से, आज तो आपको बहुत सारी पार्टी मिलेंगी, लेकिन हम उस समय की बात करें जो उस समय की पार्टी हुआ करती थी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जिसको समाजवादी पार्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आप इसे समाजवादी पार्टी के तौर पर भी देख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आइए, सबसे पहला सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी कब बना? 1948 में। सोशलिस्ट पार्टी कब बना? 1948 में। ठीक है, ऐसे 1934 में ही बन चुका था, याद रखिएगा 1934 में ही पार्टी बन चुका था। उस समय ये कांग्रेस के साथ मिलकर काम करता था, उस समय ये क्या करता था? कांग्रेस के साथ मिलकर काम करता था। लेकिन कांग्रेस ने 1948 में एक, यूँ समझ लीजिए कि अपना संविधान लाया कांग्रेस ने, जिसमें उसने घोषणा किया कि पार्टी जो है वो अब कोई व्यक्ति एक पार्टी का ही सदस्य रह सकता है। पहले दोहरा सदस्य आप बन सकते थे, यानी पहले आप एक पार्टी के साथ दूसरे पार्टी का भी सदस्य बन सकते थे, लेकिन 1948 में जब उसने ये कानून अपना लाया, अपना पार्टी की मैनिफेस्टो वैसी लाई, तब क्या कर दिया गया कि वो चेंज कर दिया गया, और तभी से ये पार्टी क्या हो गई, वहाँ से निकल गई।
यानी तब ये पार्टी सेपरेट होकर के अपने नाम से ये जाने लगी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में। सोशलिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार था, ये लोकतांत्रिक समाजवादी में भी बिलीव करता था, यानी ये अब नाम से ही सोचिए समाजवाद, जनता के कल्याण का काम करता था। एंड द क्रिटिसाइज ऑफ कांग्रेस फॉर, और ये क्रिटिसाइज करता था कांग्रेस को, ये मानता था कि कांग्रेस जो है वह एक कास्ट के लिए काम करता है, अपर कास्ट के लिए काम करता है, कैपिटलिस्ट के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए काम करता है, कुछ इस तरीके का उसने आरोप भी लगाया था। यानी उन्होंने बताया था कि पूंजीपति जमींदारों का पक्ष लेता है, मजदूरों और किसानों को अनदेखी करता है कांग्रेस। भैया जब कोई पार्टी बनाओगे तो किसी पार्टी का काट देने के लिए आपको शब्द तो देना पड़ेगा, तो उस समय इनके पास ये शब्द था कि कांग्रेस जो है वो अपर कास्ट के लिए, कांग्रेस जो है वह हिंदुओं कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए फेवर करता है कैपिटलिस्ट लोगों का, जबकि मजदूरों को किसानों को ये निगलेक्ट करके रखता था। ऐसा इस पार्टी का अपना विचार था। अगर हम बात करें कि सोशलिस्ट लीडर के कुछ आपको नेता का नाम पूछ दे जो कौन कौन है, तो सम प्रोमिनेंट मतलब कुछ लीडर हुआ करते थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पदवर्धन, अशोका मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, ये सब कुछ उसके उस समय के प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे। हालांकि कई बार आपको नाम पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव आप इनका नाम कह सकते हैं, है ना। आचार्य अगर पूछे फाउंडर तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम से आप जान सकते हैं। मेनी पार्टी कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक, आज के समय में बहुत सारी आप पार्टी देखेंगे, इन्हीं के विचारधाराओं से ये पार्टी कहीं ना कहीं बनी हुई आपको दिखेगी। जैसे आप यूपी की एक पार्टी देखिए समाजवादी पार्टी, आप भारतीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, आप अपने बिहार की आरजेडी पार्टी को आप देख लीजिए, जेडीयू पार्टी को देख लीजिए, जनता दल को देखिए, सेकुलर को देखिए, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को देख लीजिए, इन सब की उत्पत्ति जो हुई है वो इसी पार्टी से हुई है। इसलिए आज की ये जितनी भी पार्टी है ना, आप देखिए गौर करते हुए आपको नाम मिलेगा राम मनोहर लोहिया, है ना, हमारे लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब नाम ये सुनेंगे आप इनके कानों से, अपने बिहार के लालू प्रसाद यादव, उनके बेटा तेज प्रताप यादव, तेजस्वी से, चाहे नीतीश कुमार से, चाहे लोजपा से, आप ये शब्द सुनेंगे क्योंकि ये उसी पार्टी की विचारधाराओं से निकली हुई पार्टी है। सपा, समाजवादी पार्टी, फिर बिहार की अपनी आरजेडी, जेडीयू, ये सब पार्टी उसी की उत्पत्ति है। चलिए अगले पॉइंट में वन शॉट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी कब बन गई? 1924 में बन गई। ये कहाँ की पार्टी इन्फ्लुएंस है? रसिया में जो आंदोलन हो रहा था, रशियन रिवॉल्यूशन, वहीं से इन्फ्लुएंस होकर के 1924 में सीपीआई बनी। कह सकते हैं भारत की पुरानी पार्टी में से एक पार्टी ये रही। सीपीआई इमर्ज एज ए लीडर अपोजिशन फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। याद करिए, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। आपके लिए सवाल है, पहले आम चुनाव में सीपीआई को कितना सीट आया था? पहले आम चुनाव में सीपीआई को कितना सीट आया था? कमेंट करिएगा, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, सीपीआई को कितना सीट आया था? सीपीआई करों में कमी करने के लिए उसका कहना था कि भाई टैक्स को थोड़ा कम कर दो, साथ ही साथ मजदूरों को और किसानों के लिए भूमि सुधार का आंदोलन, इसके अलावा उद्योग राष्ट्रीयकरण, इन सब में वो विश्वास करता था। ये भी मानता था कि जो कांग्रेस है वो अपर क्लास की राजनीति करती है, वो मजदूरों को लोअर क्लास की राजनीति नहीं करते, जो कि उन्हें करना चाहिए, ऐसा ये मान के चलते थे। इस वजह से ये पार्टी फॉर्म हुई थी। अब इसके लीडर अगर आपसे पूछे तो एस.के. डांगे, याद रखिएगा एस.के. डांगे। और अभी आपने पढ़ा भी था एक ई.एम.एस. नमूरीपाद, कहाँ पे? केरला में सरकार बना था, वो भी सीपीआई के लीडर थे। ऐसे डांगे आ जाइए, गोपालन आ जाइए, ई.एम.एस. नमूरीपाद आ जाइए, पीसी जोशी आ जाइए, अजय घोष आ जाइए, पी सुंदरा है। ये पार्टी का समर्थन पश्चिम बंगाल, केरला, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश इत्यादि में अधिक केंद्रित था। ये राज्यों में वहाँ पर सरकार भी बना चुकी थी। सोवियत संघ और चीन में जब विघटन हो गया, हुआ क्या था कि 1964 की लड़ाई के बाद, भारत और पाकिस्तान चीन की लड़ाई के बाद विचारों में मतभेद हुआ था। और इसके अलावा भी वहाँ पे भी मतलब यूएसएसआर भी कहीं ना कहीं चाइना से थोड़ा सा अपनी राजनीति को मेल नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से 1964 में ये पार्टी की दो विचार बन गई। और ये जो दो पार्टी बनी, याद रखिएगा सीपीआई कब टूटी? सीपीआई 1964 में टूटी और ये पार्टी का विभाजन हो गया। सोवियत समर्थक सीपीआई के रूप में बने रहे, जबकि विरोधियों सीपीआईएम के नाम से बन गए। जो सोवियत के समर्थक थे, सोवियत को जो मानते थे, यानी यूएसएसआर को जो मानते थे, वो वही रह गए, सोवियत समर्थक सीपीआई के रूप में बने रहे, जबकि इसके विरोध करने वाले सीपीआईएम, यानी सीपीआईएम मतलब मार्क्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्स के रूप में जाने लग गए। अब भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी देखिए आ जाइए। तो भैया मार्क्सवादी कब पार्टी फॉर्म बना? तो मार्क्सवादी बना कब? 1964 में। ए.के. गोपालन इसके कौन हुए? मेन लीडर हुए। बिलीव इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिज्म थ्रू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये चाहता था कि लोकतांत्रिक देश में संसदीय व्यवस्था के थ्रू क्या किया जाए? एक साम्यवाद सरकार की स्थापना किया जाए, जहाँ पे मजदूरों के लिए, निचले वर्ग के लोगों के लिए, निचले तबके के लोगों की राजनीति की जाए। उसी पर्पज से ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। यानी सीपीआईएम सीपीआई से टूटा हुआ एक पार्टी है, जो कि 1964 में टूट करके सीपीआईएम मतलब मार्क्सवादी के नाम से जाना जाता है।
सीपीआई एमएल दोनों को जोड़ दीजिए, मार्क्स और लेनिन को जोड़िए, जिसकी वजह से आज आपको बहुत सारे माओवादी, आप नाम सुने होंगे इंडिया में नक्सलाइट, ये सब उसी के एक विचारों से समर्थित है। सीपीआई एमएल वाज 1969 एंड रिजल्ट स्प्लिट ऑफ सीपीआई एम। एम भी फिर टूट गया, 69 में एम टूट गया, 69 में एम टूटा, सीपीआई एम और एल, मतलब मार्क्सवादी और लेनिन के विचारों को एक साथ लेकर के चलने वाले सीपीआई एमएल बन गए। याद रखिएगा, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बना? 1924 में। 1964 में सीपीआई टूट गया, 1964 में सीपीआई टूट के क्या बना? सीपीआई और सीपीआई एम, और फिर सीपीआई एम के आगे चलेंगे तो सीपीआई एमएल बन गया, सीपीआई एमएल बन गया, एम मतलब मार्क्सवादी, एल मतलब लेनिन। अगले पार्टी की तरफ चलिए, भारतीय जनसंघ, है ना, उस समय की बड़ी पार्टी नहीं कहेंगे, लेकिन आज के समय की सबसे बड़ी पार्टी इसी से टूट के बनी हुई है। बीजेएस इसके नाम जो थे, भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म 1951 बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फाउंडर लीडर ऑफ सीपीआईएम, सॉरी भारतीय जनसंघ। इट लिनेज कैन बी टू ट्रेस टू बैक टू द आरएसएस एंड हिंदू महासभा। मतलब इस पार्टी का अगर आप ट्रेस पाएंगे, इस पार्टी का आप अगर देख पाएंगे पार्टी को, तो आप कहाँ से देखेंगे? इसकी वंशावली अगर आप देख पाएंगे तो इसका हिंदू महासभा से जुड़ी हुई, और आरएसएस जो है आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे कहते हैं, उनसे ये पार्टी समर्थित है। सम प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो खैर थे ही, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, इसके अलावा बलराज मोदक, ये सब इसके क्या रह चुके थे? लीडर रह। इसके अलावा चलिए आप बीजेपी को देखते होंगे, बीजेपी इसी पार्टी से जुड़ी हुई, यानी भाजपा की जड़ें भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई है। ये कब? 1980 में से अलग हुई थी, जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और वो नहीं चला पाई थी, तो आगे चल करके ये पार्टी टूट गई, और पार्टी टूट करके एक नई सरकार बना, एक नई पार्टी बन गई, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। और इस पार्टी का, बीजेपी का एक फोकस हुआ करता था, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पे जोड़ दिया। याद रखिए, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, यानी गौर करिएगा जरा, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन की तरफ ज़्यादा फोकस किया। संस्कृति परंपराओं को आधार मान करके ये कहता है कि डेवलपमेंट करो, लेकिन अपनी पुरानी कल्चर, अपनी पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचा करके तब डेवलपमेंट करो। एंड दिस पार्टी इज अ कॉल ऑफ रीयूनियन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान ऑफ, और यही भारत की राजनीति को एक नए शब्द के तौर पे देखता है, अखंड भारत। आप जिस अखंड भारत का नाम सुनते होंगे, ये अखंड भारत की राजनीति करने वाले यही पार्टी है। कौन? बीजेपी। इनका मानना है कि भारत, भूटान, बांग्लादेश, जो आप देख रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका, ये सब एक भारत का हिस्सा ही है, जिसे अखंड भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उनका कहना है कि ये सब अपना एक ही है, हम सब मिलके उसको फिर से एक बार क्या करें? रीयूनियन करें, अखंड भारत को एक बनाए फिर से। इसके अलावा दिस पार्टी सीक टू द रिप्लेस ऑफ, अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पार्टी जो है अंग्रेजों के स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा की राजनीति ज़्यादा करती है, और वो चाहती है कि धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायतों देने का विरोध करती है, और वो नहीं चाहता है कि धार्मिक आधार पर किसी को रियायत दिया जाए, सांस्कृतिक आधार पर किसी को रियायत दिया जाए। इंग्लिश के बजाय हम हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करें, इंग्लिश के बजाय हम हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करें, इस पार्टी का मेन थीम है। याद रखिए, वन नेशन वन कल्चर, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन को प्रमोट करती है, इंग्लिश के बजाय हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करती है, और अल्पसंख्यकों को जो रियायतें दी जाती है उसका ये विरोध करती है। दिस पार्टी वॉज कंसिस्टेंट एडवोकेट टू इंडिया डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन। भारत को एक क्या होना चाहिए बताइए? विकसित देश बनने के लिए परमाणु हथियार से संबंधित लैस होने चाहिए, परमाणु हथियार हमारे पास होने चाहिए, ऐसा ये विचार करती है। अब अगली पार्टी, अंतिम पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी का गठन 1959 में हुआ। स्वतंत्रता पार्टी का गठन कब हुआ? 1959 में हुआ। इसके कुछ प्रमुख नेता थे, जैसे सी राजगोपालचारी, MKM मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी, ये सब इसके लीडर रह चुके थे। इस पार्टी का मेन गोल जरा पकड़िए, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्र निजी क्षेत्र का विश्वास करती थी, यानी ये प्राइवेटाइजेशन में फोकस ज़्यादा करती है। यानी ये पार्टी सोशलिज्म को नो डाउट की प्रमोट करेगी, लेकिन ये जो सरकारी तंत्रों का ज़्यादा हस्तक्षेप है उसको कम करके निजीकरण की तरफ ये ज़्यादा फोकस करने के काम करती है। तो ये पार्टी के लीडर सी गोपालचारी, और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कब फॉर्म हुआ तो 1959। एक बार आप पार्टी को प्लीज देख लीजिएगा। इट वॉज द क्रिटिकल स्टेट टू इन्वर्टर। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में राज्य को केंद्रीकृत योजना मतलब राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। केंद्रीकृत योजना, राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक का बहुत आलोचना करते थे। ये नहीं चाहते थे सिर्फ सेंटर प्लान बनाए, ये चाहते थे सब मिल के प्लान बनाए। साथ ही साथ सरकार बार बार हर चीज़ों में हस्तक्षेप ना करे, ऐसा ये मान के चलता था। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को फोकस ज़्यादा करते थे। यह गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की आलोचना भी करते। ये नहीं चाहता था कि भारत गुटनिरपेक्ष का एक नीति बनाए, भारत गुटनिरपेक्ष में शामिल हो, और साथ ही साथ सोवियत संघ की तरफ हम मूव कर जाए, इसका ये कहीं ना कहीं कड़ा विरोध करता था, कड़ी आलोचना करता था।
ये था आपका पॉइंट। आप एक बार पार्टी को जरूर देख लीजिएगा, कौन कौन पार्टी हो गया। कांग्रेस पार्टी हो गया पहली बात, दूसरी बात समाजवादी पार्टी हो गई दूसरी बात, तीसरी बात सीपीआई हो गई। फिर उसके अलावा आ जाइए तो अभी आप देख लिए क्या नाम है, सोशलिस्ट पार्टी देख लिए, सीपीआई-एम आपको देखना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आपको पार्टी का एक लिस्ट है, आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। फिर भारतीय जनसंघ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, कौन उसके फाउंडर मेंबर है उसको देख लीजिएगा, और कांग्रेस क्यों सबसे बड़ी पार्टी बनी, अलायंस करी, उसको देख लीजिएगा। अंतिम पॉइंट चलते हैं। अगर बात किया जाए 1990 के दशक के अंत में भारत में ईवीएम चुनाव जो है वह ईवीएम के माध्यम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप देखते होंगे, वो कराया गया। हालांकि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में पहली बार प्रयोग हुआ, तो वो केरल में हुआ था, याद रखिएगा। 1982 में इसका प्रयोग हो गया था, 1982 में इसका प्रयोग हो गया था। लेकिन इसको फर्स्ट फुल फ्लेज में आप यूँ समझिए कि किसी एक राज्य में जहाँ पर सबसे पहले विधानसभा चुनाव कराया गया वो गोवा था। गोवा था, विधानसभा चुनाव पहली बार गोवा में करा। और पूरे देश में 2000 में ईवीएम का चुनाव जो है शिफ्ट फॉर ईवीएम, 2004 इंटायर कंट्री वॉज शिफ्टेड टू ईवीएम, ईवीएम की तरफ जो है वो शिफ्ट कर गया। यानी कुल मिलाकर के अगर हम आपसे बात करें तो दो राज्यों का नाम याद रखिएगा। किसका नाम याद रखिएगा? दो राज्यों का नाम याद रखिएगा। और हाँ ठीक है, दो राज्यों का नाम याद है। और गोवा 1999 में, गोवा 1999 में। हालांकि ये 2004 दे रहा है, 2004 के बदले आप इसको 2014 करिए। 2004 से कर सकते हैं, लेकिन 2014 में पूरी तरह से कहा जाता है क्या कि राजनीति का ईवीएम मशीन में पूरा इस्तेमाल किया जाने लगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर थोड़ा सा शेयर करिएगा, वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, माँ दुर्गा का पूजा चल रहा है, भगवान आप पर कृपा बरसाए रखें, आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, ऐसी ही हम प्रार्थना करते, कामना करते हैं। और आगे बढ़िए और पढ़िए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करिए, प्लीज़ करिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।